मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो एक बार थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है। आपने कभी गन देखी है रियल लाइफ में? अगर देखी हो, आपने देखो कि हमारे पास काफी टाइप्स की गन होती है। एक ऐसी गन होती है जिसका ये जो बैरल है ना, ये जो बैरल यहाँ पे है, ये काफी बड़ा होता है। कुछ गन्स ऐसी होती है जिनका बैरल काफी छोटा होता है। तो इस बड़े बैरल से और कम बैरल होने से फर्क क्या पड़ता है? तो आंसर ये है कि जितना ज्यादा बड़ा बैरल होगा ना, उतनी जो बुलेट की स्पीड है वो ज्यादा होगी। लॉन्ग द बैरल, मोर इज द स्पीड। या बोल सकता हूँ उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी बुलेट की। या बोल सकता हूँ उतना ज्यादा बुलेट आपका इम्पैक्ट देगी, डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट। क्या सोच सकते हो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो जाता है, बैरल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी बुलेट की स्पीड ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? ये सब हम चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से हमारे रिलेटेड है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। एनर्जी एंड पावर। ये हमारा नीट का प्रीवियस ईयर एनालिसिस है। इस एनालिसिस में अगर हम देखें क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, 2020 में अप्रोक्स दो क्वेश्चन पूछे थे, 2021 में एक क्वेश्चन पूछा, 20 में कुछ भी नहीं पूछा, फिर कुछ भी नहीं पूछा, फिर एकदम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करे तीन। और ऐसे करते करते हमने देखा कि 2015 में, पिछले सालों में 5 क्वेश्चन पूछे गए, पिछले 2015 वाले। तो अभी हम नियर बाय के अभी के टाइम में हम एक्सपेक्टेड ट्रेंड मान सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन। चैप्टर हमारा काफी इजी है, प्लस स्कोरिंग है। अच्छा स्कोर हमें मिल जाता है क्योंकि क्वेश्चंस भी इजी हैं और हमारा स्कोर भी बन जाता है। कोई ऐसी नई चीज नहीं पूछी जाती। ठीक है, ये हमारे टॉपिक ऑफ कंटेंट है जो कि हम रिवीजन में पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ऐसे करते करते हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन तक चलेंगे। ठीक है। अब बात आती है, व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से वर्क क्या होता है? वर्क इन रियल लाइफ, वर्क इन रियल लाइफ एंड वर्क इन फिजिक्स। फिजिक्स में वर्क क्या होता है? चंदन बता सकते हो क्या होता है? हाँ जी गीतांशी आप बताओ। सर, जब हम बोलते हैं कि जब हम वर्क रियल लाइफ में करते हैं, तो इसका मतलब अपनी कुछ स्ट्रेंथ लगाना है किसी काम को करना। लेकिन हम्म, फिजिक्स में जब हम वर्क की बात करते हैं तो उसमें होता है कि जो हम स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, उसकी वजह से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कॉज होगा तभी वो वर्क माना जाएगा, वरना वो ठीक, वर्क नहीं माना जाता है। वेरी नाइस। देखो अगर हम रियल लाइफ में करें, फॉर एग्जांपल आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक काम है, आपकी बॉडी की एनर्जी जो है यूटिलाइज हो रही है, आप टायर्ड हो रहे हो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ अटेंडिंग द लेक्चर, ये भी एक काम है, अटेंडिंग द लेक्चर। रियल लाइफ में वर्क, वर्क इज बेसिकली जहां आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आप टीवी देख रहे हो, आप देखने का काम कर रहे हो, वॉचिंग द टीवी, वॉचिंग द टीवी। आप देख रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, थिंकिंग, आप किसी चीज को सोच रहे हो, ठीक है, ये भी एक काम है। अब फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, आप दीवार को पुश कर रहे हो, पुशिंग द वॉल, ये भी एक काम है, आप अपना टाइम लगा रहे हो उस चीज में। तो जहां जहां जिंदगी में आपका टाइम जा रहा है, तो बेसिकली आप एक काम कर रहे हो, है ना। जहां भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सो रहे हो, है ना, तो उसमें हम नहीं बोलेंगे कोई भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही, ना आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, ना आपकी कोई मेंटल एक्टिविटी हो रही, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। और
और भी जैसे कोई एग्जांपल ले लो, आप बाइसिकल चला रहे हो या किसी आपने फॉर एग्जांपल अटेंडिंग द लेक्चर मैंने बोल दिया, वॉचिंग द टीवी, कुछ सोच रहे हो, आप बुक रीडिंग कर रहे हो, तो आप एक काम कर रहे हो, है ना, फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात में करते हैं तो फिजिक्स में हम एक वर्क डन, सबसे पहली बात तो फिजिक्स जो कि साइंस है, साइंस में हर चीज को हम साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं, एवरी थिंग इज साइंटिफिकली डिफाइंड। तो हमारी फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करा जाता है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, देन अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम बोलेंगे देयर इज सम वर्क, देयर इज सम वर्क डन बाय दिस फोर्स। ऐसा हम बोलेंगे देयर इज सम वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई फोर्स है, वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे अगर एक्ट कर रहा है तो दो केसेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो भी सकती है और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नहीं भी हो सकती, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी कई तरह से हो सकती है, एट एन एंगल थीटा टू फोर्स, मतलब अगर आपने बॉडी पे फोर्स लगाया है और ऑब्जेक्ट मेरा किसी एंगल थीटा पे मूव कर रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है, एट एंगल थीटा टू फोर्स। हो सकता है ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हो सकता है मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारा इन अलग अलग केसेस में वर्क डन क्या होगा, इस केस में वर्क डन क्या हुआ, 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 इस केस में। वर्क की डेफिनेशन क्या बोलती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ। अगर मैं वर्क को मैथमेटिकली डिफाइन करूं, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये बोला जाता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल आता है कि ऐसा हमने डिफाइन ही क्यों किया वर्क को, ऐसा डिफाइन करने की जरूरत क्यों, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, फिजिक्स में, फिजिक्स में या फिर साइंस में हम बोलते हैं वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, वर्क इज एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है
ठीक है, और इसके ऊपर वर्क हो रहा है, और पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और मैं बोलूं अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव वर्क हो रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस का कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, इस सरफेस का कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है इधर, यूनिफॉर्म स्पीड से, वी स्पीड से, मान लो वी स्पीड से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा, इसकी स्पीड थी v और स्पीड की डायरेक्शन थी इधर। अब क्योंकि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, ये हमारा फोर्स है फ्रिक्शन, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जाके ये ऑब्जेक्ट मेरा रुक जाएगा, यहीं पे जाके ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियली इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। इसका मतलब देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी, देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी। वो एनर्जी का डिक्रीज क्यों आया, वाई, बिकॉज friction is doing a negative work on the body, friction is doing a negative work on body। वो वर्क डन कितना है, that work done will be equal to force of friction, वर्क डन किसके बराबर होगा, force of friction into displacement, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, F डॉट S into cos of थीटा। आपके देखो, ध्यान से देखो, ऑल द फोर्स आपका इधर लग रहा है और बॉडी अभी भी आगे मूव कर रही है, तो दोनों के बीच में 180 का एंगल है, तो ये बनेगा cos 180। तो वर्क डन विल बी योर cos 180 क्या होता है, -1, तो ये बना फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये आपका वर्क डन। फिर बात आती है कि ये तो नेगेटिव वर्क डन हुआ, इसका मतलब एनर्जी इसकी डिक्रीज कर दी है। अब जरा पॉजिटिव वर्क डन भी देख ले, मान लो आपका ये आइस वाला सरफेस है, ये आइस है, और मैंने मान लिया आइस का फ्रिक्शन 0 है, आइडियल केस ले रहा हूँ, फ्रिक्शन आपका 0 है। अभी मान लो ये ऑब्जेक्ट है एक लाइट ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट पे रखा हुआ 0। हमने क्या करा, हम यहाँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, ये फिक्स प्लेटफॉर्म है, फिक्स। मैंने यहाँ पे खड़े होके इसको एक किक दे दी, ठीक है, किक दूंगा तो गलत होगा, चलो मान लेते हैं फ्रिक्शन को मैं हटा रहा हूँ, मान लो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, मैंने कुछ फोर्स लगाया और मैं इसको पुश कर रहा हूँ। पुश करने के बाद क्योंकि ये पहले रेस्ट पे था, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 0। अब धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी और इसकी स्पीड हो जाएगी v, इसकी v स्पीड हो जाएगी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, जब इस पे फोर्स लग रहा होगा F। अब मैं बोलूंगा वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, फोर्स F
इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है डी, मान लो डी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, और इनके बीच का एंगल कितना है, कोस ऑफ 0 डिग्री। तो वर्क डन एक्चुअली क्या है हमारा, पॉजिटिव एफ इंटू डी, दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। क्योंकि हमारी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ इस केस में बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। पर इन एक्चुअल में वर्क डन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम बोलते हैं वर्क एंड एनर्जी आर टोटली इक्विवेलेंट। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो फोर्स उस बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। और अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो वो वर्क उस बॉडी की एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। और अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर 0 वर्क कर रहा है, इसका मतलब ना तो वो फोर्स उस एनर्जी को, उस बॉडी की एनर्जी को ना तो इंक्रीज कर रहा और ना ही डिक्रीज कर रहा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, ऐसे सर्कल में घूम, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, और इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहती है, इधर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, 0 वर्क कर रहा है। क्यों 0 वर्क कर रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, मल्टीप्लाई में मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी ds, और एंगल बन रहा है cos ऑफ 90। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना तो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है ना स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स चेंजेस ओनली डायरेक्शन। इसी वजह से वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा 0 होता है। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम पढ़ चुके हैं वर्क क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्क इन रियल लाइफ, और फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब होता है इन फिजिक्स। फिजिक्स में बेसिकली वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अगर हम किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कब होगा, जब पॉजिटिव वर्क होगा उस बॉडी पे, डिक्रीज कब होगी एनर्जी, जब नेगेटिव। फिर हमने क्या पढ़ा, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एनी बॉडी ड्यू टू ए फोर्स। ये हमारी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है F, और ये कुछ dx डिस्प्लेस कर रहा है। ये फोर्स मेरा कांस्टेंट भी हो सकता है और ये फोर्स मेरा वेरिएबल भी हो सकता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ड्यू टू दैट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। या तो आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका सिंपल सा इतना सा मतलब है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि इंक्लाइंड है, जो कि अलाइंड है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही कंपोनेंट फोर्स का, वही कंपोनेंट एनर्जी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। एनर्जी को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में प्रेजेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की लाइन में प्रेजेंट है, वही कंपोनेंट फोर एनर्जी को या तो इंक्रीज कर सकता है डिक्रीज कर सकता है। अगर फोर्स का कंपोनेंट पैरेलल होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो उनके बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी। अगर फोर्स का कंपोनेंट 180 डिग्री पे होगा, यानी कि अपोजिट लग रहा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को डिक्रीज करेगा।
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है फोर्स। और इसमें हम एक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन जो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये कहाँ से आया? हमने बोला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एफ डॉट, मैंने वहां पे डीएस लिखा था डिस्प्लेसमेंट को, आप डीआर पे लिख सकते हो, जनरली डीआर लिखा होता है, एफ डॉट डीआर। तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा डी डब्ल्यू, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डीआर, और अब दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। और स्पेशल केस जब हमारा फोर्स कांस्टेंट है, जब मेरा फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो डीआर का इंटीग्रेशन हमारा बन जाएगा आर, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तब वैलिड है जब हमारा फोर्स कांस्टेंट हो, अदरवाइज जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमारा ये है। अभी तक जितना पढ़ा समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। शिखा, अच्छा, क्या होता है वर्क डन बता सकते हो मुझे, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अभी मैंने इतना सब कुछ बोला, कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप में से? डरो मत, सोचो मत कि लोग क्या सोचेंगे या मुझे मेरा गलत होगा, बस आप अपना ट्राई करो आंसर करने का। गीतांशी आप बता सकते हो व्हाट इज वर्क डन? अभी तो इतनी बड़ी राम कहानी बताइए, आप तो एक्सप्लेन कर दो। चंदन आप बताओ वर्क डन क्या होता है? हाँ जी बताओ गीतांशी। Sir, the work done on the object by a force to move it through a particular displacement is referred to as work, which can distort the arrangement of energy, whether it can increase it or decrease it. और हमने ऐसा डिफाइन ही क्यों करा? क्योंकि वर्क सिंपली मीन्स, वर्क अगर किसी पे बॉडी के ऊपर हो रहा है तो वर्क सिंपली मीन्स चेंज ऑफ एनर्जी। वो चेंज ऑफ एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज ऑफ एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है। तो सो आवर वर्क डन कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब जो चेंज ऑफ एनर्जी है, ऑफ एनर्जी कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा वर्क डन भी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन विल इंक्रीज द एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन विल डिक्रीज द एनर्जी, एंड जीरो वर्क डन विल डू नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इज इतना जूल। अगर आपके पास वन बॉन्ड बॉन्ड हो डीएनए का, उसको ब्रेक करने के लिए इतनी जूल एनर्जी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी यूनिट हो, कितनी वैल्यू हो? तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻⁻20 जूल किसके बराबर हो? इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻20 मल्टीप्लाई बाई 1 जूल। अब यहाँ की 1 जूल की वैल्यू पुट कर दो, करके बताओ क्या आंसर आ रहा है चंदन? गीतांशी का आंसर आ चुका है। चंदन आप हो क्लास में या नहीं? करो। शिखा आप हो क्लास में? Yes, sir. हाँ करो, आराम से करो। अगर मैं आप लोगों को डांट रहा हूँ तो आपके भले के लिए डांट रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पता नहीं ड्यू टू एक्स वाई जेड फैक्टर्स, किसी ने बोल दिया कि सर तो आगे हैं, सर पीछे हैं, जो भी फैक्टर है, जो भी रीजन, आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे डिस्कस करो, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी क्लास कर सकते हैं। कोई टॉपिक आगे कर लेंगे, कोई पीछे कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। पर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो टाइम दे रहा है, तो आप भी करो, आप भी अपना टाइम।
एटलीस्ट 11th की तो रिवाइज करो, 11th की रिवीजन क्लास तो करो, क्योंकि 11th आपकी रिवाइज हो रही है, फिर दोबारा स्कूल में तो रिवाइज होएगी नहीं। अपनी जर्नी पे ध्यान दो। हाँ, वेरी नाइस, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट वर्क। आपको ये पता करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क हो रहा है, ठीक है। तो वर्क निकालने के लिए सबसे पहले काम तो ये होता है कि हमें वर्क निकालना है। सबसे पहली बात तो किस पे निकालना है, वर्क डन तो हमें निकालना है। सबसे पहली बात आपको ये पता चलनी चाहिए कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, वो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन निकालने को कह रहा है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन निकालने के लिए कह रहा है। सेकंड बात, आपको ये देखना है बाय विच फोर्स, कौन से फोर्स की वजह से वर्क डन निकालने को कह रहा है। बाय विच फोर्स यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। क्योंकि एक बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, भी पुराना एग्जांपल ही लूं, कहाँ गया ये वाला। अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। अब इसके भी नीचे यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगा, है ना। अब मैं बोलूँ फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन करा, तो आप फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालोगे। फ्रिक्शन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन मेरा बन जाएगा फोर्स इंटू आर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पुट करो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करो, तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से cos 180 आ जाएगा, वो आपका आंसर। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं लिया था, तभी मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से क्या वर्क डन होगा, तो सेम काम आप ये करोगे, एफ डॉट आर कर दोगे, कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है। एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन से सोल्व करोगे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कैलकुलेट द वर्क डन, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन निकालना है और किस फोर्स की वजह से। फिर थर्ड काम सिंपल काम है, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इससे आंसर। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है फोर्स को ऐसा दे दे, फोर्स वेरिएबल दे दे, फोर्स कांस्टेंट दे दे, आपको ग्राफ दे दे, ग्राफ से वर्क डन निकालो। और हो सकता है आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज, कुछ भी दे दे, पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्क डन होता क्या है। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स की वजह से क्या वर्क डन होता है, एफ डॉट डी आर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, जीरो कर सकता है, या कुछ भी चेंज कर, जीरो चेंज कर सकता है। तो इसी बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन वी हैव ए नेगेटिव वर्क डन। आंसर है यस। मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स का बताया, फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल लिया हमने। अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या फ्रिक्शन फोर्स कभी पॉजिटिव वर्क कर सकता है, पॉजिटिव वर्क। तो इसका आंसर है यस, ये भी हम समझते हैं। जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन भी कई तरह का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ये बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बॉडी भी उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो अलग बात है, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रही, पर मूव कर रही है। ठीक है। सेकंड थिंग इज, स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा नेगेटिव वर्क भी कर सकता है, कि मतलब जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन इज, स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा जीरो वर्क भी कर सकता है। ये तो कॉमन सिचुएशन है, एक कार खड़ी है, हैवी सी कार,
उसको आपने फोर्स लगाया और कार मूव नहीं कर रही, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन कैसे कर सकते? क्योंकि माइंड में क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, फिर भी फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ये हम देखेंगे। पहले यहाँ पे चलते हैं, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो इसका आंसर है यस, पॉजिटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये ग्राउंड है, इसके ऊपर 2 ब्लॉक रखे, ये कॉन्टेक्ट में है सारी चीजें, लेकिन क्योंकि मुझे वेक्टर डायग्राम्स बनाने हैं इसलिए मैंने कॉन्टेक्ट नहीं शो करा। ये कॉन्टेक्ट नहीं शो करा ना मैंने, क्योंकि मुझे डायग्राम्स वेक्टर के साइन बनाने हैं, पर असल में कॉन्टेक्ट में है। ऑल surfaces are contact, surfaces are in contact। अगर मान लो मैं इस नीचे वाले बॉक्स पे एक फोर्स लगा और इस तरह से फोर्स लगाया कि पूरा का पूरा सिस्टम आपका मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन कहाँ हो सकती है? मान लो आपके घर पे टेबल रखी हुई है, एक टेबल है ना, टेबल के ऊपर बुक्स रख दो आप, टेबल के ऊपर मैंने बुक्स रख दी। अगर मैं इस टेबल को स्लाइटली स्लाइटली पुश करूं तो ये टेबल भी आगे जाती रहेगी और साथ साथ बुक्स भी आगे जाती। पर अगर ध्यान से देखा जाए, इन बुक्स पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स तो मैंने टेबल पे लगाया, तो बुक्स कैसे मूव कर? तो आंसर है कि बुक्स पे भी फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स हमें दिख नहीं रहा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। कैसे, आओ जरा समझते। अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, इस टेबल पे, मान लो इसको टेबल ही बोल देता हूँ, ये ग्राउंड पे रेस्ट पे है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन बेसिकली टेंड्स टू अपोज द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? अपोज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों सरफेस ना, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना आए, कोई भी सरफेस आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना करे। अब ये टेबल इस फ्लोर के ऊपर रखी हुई थी, अगर मैं इसको इधर पुश करना चाह रहा हूँ तो टेबल आगे जाना चाह रही है, ये टेबल की टेंडेंसी आगे जाने की, इस ग्राउंड के ऊपर से आगे जाने की। लेकिन फ्रिक्शन क्या चाहता है? कुछ भी रिलेटिव मोशन डेवलप ना हो, रिलेटिव मोशन डेवलप ना हो, तो फ्रिक्शन इस जमीन की वजह से, इस जमीन की वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। मैं थोड़ा सा वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी? यहाँ पे, इस जमीन की वजह, अर्थ की वजह से। और इन रिटर्न आपका ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा, आपका ये ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि न्यूटन लॉ तो वैलिड होगा, वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे, ये अर्थ के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ठीक है। अभी सेम सिचुएशन देखो, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक इस टेबल के ऊपर रेस्ट पे है। अब ये ब्लॉक जो खचाएगा, मैं तो रेस्ट पे ही रहना चाहता हूँ, पर ये टेबल तो आगे जा रही है, ध्यान से देखो, ये टेबल आगे जा रही है, इस टेबल का सरफेस आगे जा रहा है, इस टेबल का सरफेस इस ब्लॉक को छोड़ के, इस बुक को छोड़ के आगे खिसकने की कोशिश कर रही है। तो बुक का सरफेस क्या जाएगा कि तू आगे मत जा, तू आगे मत जा। तो बुक का सरफेस, इसके ऊपर एक पीछे फोर्स लग जाएगा, फ्रिक्शन। और इन रिटर्न न्यूटन लॉ, अगर एक चीज दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी भी पहले पे लगाएगी। तो इन रिटर्न आपकी टेबल इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी आगे की तरफ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ, आपकी टेबल इसके ऊपर आगे फोर्स लगाएगी। तो अब देखो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है। हाँ,
राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में, और आपका ऑब्जेक्ट का मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी राइट में मूव कर रहा है। क्योंकि मैंने कंसीडर क्या करा था, एक टेबल है, ऊपर कुछ बुक्स रखी हैं, आपने फोर्स लगा रहा, आपकी पूरी की पूरी टेबल आगे मूव कर रही है। अब वो बात अलग है, वो बात अलग है कि मैं फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूँ, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स एक्सटर्नल, मतलब जो मोशन का रियल रीजन है, रियल कॉज ऑफ मोशन, वो तो एक्सटर्नल फोर्स ही है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस बुक्स, इन बुक्स पे कितना फ्रिक्शन फोर्स, कितना वर्क डन होगा बाय फ्रिक्शन फोर्स, आप बोलोगे पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स और जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, यानी कि बुक्स के ऊपर लग रहा है, और बुक्स की डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, और ये फोर्स इसकी एनर्जी को इंक्रीज भी कर रहा है, पहले रेस्ट पे था, अब इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्या ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में क्रिस्टल क्लियर हुई या नहीं हुई? तो सर थम सर लेकिन जो सेकंड बॉडी है सर, छोटी वाली सर, क्या क्या दोबारा बोलना। सर जो छोटी वाली बॉडी है सर, वो तो रेस्ट पे ही रहेगा ना सर, तो उसकी एनर्जी कैसे बढ़ेगी? बच्चे अगर आप ग्राउंड से देखोगे, ग्राउंड फ्रेम से पूरी की पूरी टेबल और ये मूव कर रही है ना, जो टेबल की स्पीड होगी वो बुक की स्पीड होगी, तो बुक की काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है ना, लॉजिक से सोचो, है ना। अगर सर उस पर मतलब बैठ के देखेंगे तो सर रेस्ट पे ही होगी ना सर। वो फिर हम ऐसे बोलेंगे कि हमारा वर्क डन जो है फ्रेम डिपेंडेंट है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उस फ्रेम में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। मतलब वर्क डन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। और हालांकि कॉन्सेप्ट वहां पे उसी कॉन्सेप्ट जो है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रू होगा। अगर वर्क डन जीरो है ना उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उसमें चेंज ऑफ एनर्जी भी जीरो होएगा। चेंज ऑफ एनर्जी हमने वर्क डन को डिफाइन ही इस तरह से कर रखा है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन नेगेटिव होगा तो एनर्जी घटेगी। ठीक है, तो हमने वर्क डन की डेफिनेशन इस तरह से दे रखी है। अगर आप, मैं इस टेबल के ऊपर ही बैठ जाऊंगा, अब मेरी फ्रेम की रेफरेंस में यहाँ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब इसके, और इस फ्रेम के रेफरेंस में इसकी स्पीड भी जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो है और चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन एनर्जी भी जीरो। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। और अब इसी क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, यही फ्रिक्शन फोर्स, यही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट, इस टेबल के ऊपर लग रहा है, इस इंटरफेस में या टेबल के ऊपर लग रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है पर मोशन तो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर नेगेटिव वर्क करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है और नेगेटिव वर्क भी कर सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये पूरा का पूरा सिस्टम तो मूव कर रहा है, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है? तो इसका आंसर बता सकता है? ये पूरा का पूरा सिस्टम तो मूव कर रहा है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो इन दो सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है? तो इसका आंसर बता सकता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जरा ध्यान से देखो यार, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है विच टेंड्स टू अपोज द रिलेटिव मोशन, दो सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये ऐसे मूव कर रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ये ऐसे मूव कर रहा है। ये जो दो सरफेस है, एक सरफेस वन और एक सरफेस टू, इन दो सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन। यहां पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है इस इंटरफेस के बीच में, इसी वजह से यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। हाउएवर, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस सरफेस और ग्राउंड की बात करूं, यहाँ पे आपका रिलेटिव मोशन, क्योंकि आपका पूरा का पूरा टेबल और बुक का सिस्टम
मूव कर रहा है राइट साइड विद सम स्पीड, और आपकी जो अर्थ है वो रेस्ट पे। इसी कारण आपका क्या बोलते हैं, हाँ, देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द टेबल। इस ग्राउंड और टेबल के बीच में यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्यों हुआ? ड्यू टू रिलेटिव मोशन। और यहाँ पे क्या है, नो रिलेटिव फ्रिक्शन, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी बताओ समझ आया नहीं? गीतांशी, ठीक है। और एक चीज मैंने और बता दी, एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या आपका वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है? ये क्योंकि चंदन ने क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन में इसका आंसर आ गया। आंसर है वर्क डन जो आपका फ्रेम डिपेंडेंट है। जिस फ्रेम पे हो उस फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट आपकी चेंज कर जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बैठ जाओगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, जो कि हम इस क्वेश्चन में कर भी चुके। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वर्क डन बाय टेंशन नेगेटिव हो सकता है? अभी टेंशन, ये टेंशन नहीं जो आप लोगों को नीट की, जो बच्चों को नीट की टेंशन होती है वो बात अलग है, आप लोगों को नहीं होती। आप मस्त मौला बच्चे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, वो बात अलग है, वो वाली टेंशन नहीं है। क्या तो सर हमें तो टेंशन का मतलब ही नहीं पता, हमने तो ली नहीं आज तक। टेंशन नाम की चीज क्या होती है? मान लो ऐसे मास पुली सिस्टम है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2m, ये यहाँ पे फिक्स्ड है। अब क्योंकि 2m वाला मास है तो हमारी जो स्ट्रिंग का मोशन है वो ऐसे होगा, रस्सी का मोशन है वो ऐसे होगा, ठीक है। ये कुछ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन टेंशन का पिक्चर बनाऊं यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन लगेगी इधर, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इधर, इधर हो रही है डिस्प्लेसमेंट। और इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इस पे लग रही है टेंशन इधर, और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है नीचे। तो यहाँ तो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, तो यहाँ एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। तो यहाँ पे तो वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे वर्क डन बाय नेगेटिव। तो कैन वर्क डन बाय टेंशन एवर भी नेगेटिव? क्या नेगेटिव हो सकता है? आंसर है यस, हो सकता है। आपके सामने सिचुएशन, ठीक है। आगे बढ़े, समझ आ गया तो बता दो प्लीज। जीरो भी हो सकता है सर। क्या क्या? जीरो भी हो सकता है ना सर। हाँ, जीरो भी हो सकता है। अगर मान लो ऐसे आपका कोई सीलिंग है, यहाँ पे कोई मास टंगा हुआ है, यहाँ टेंशन है, इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो ये हम लिख सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। बताओ क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चंदन जी बता दो। यस सर। चंदन कहाँ रहते हो दिल्ली में आप? सर रोहिणी। रोहिणी में रहते हो? यस सर। रोहिणी में किस जगह? रोहिणी तो बहुत बड़ी है। सर ये खेरा कलन साइड है सर। अच्छा। आपको बताओ। हाँ सुना है, खेड़ा कला तो बहुत दूर पड़ जाता है, बादली से भी आगे। यस सर। इतना टाइम कैसे लग जाता है फिर आपको स्कूल आने? टाइम मतलब टाइम कैसे वो करते हो मैनेज आप स्कूल आने जाने? सर आधे घंटे तो लगती है साइकिल से। किस पे जाते हो? साइकिल पे। आधे घंटे में पहुंच जाते हो खेड़ा कला? यस सर। क्या बात कर रहे हो यार? सर रास्ते अच्छे हैं सर इसलिए। क्या? सर मतलब जो रोड सिस्टम है सर वो बढ़िया है ना। नाइस। क्या बोला? टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर आप बताओ। टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका आंसर है जीरो। यस, ट्रू। अभी अगर हम लास्ट वाली सिचुएशन में जाएं, दोबारा देखें,
टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट प्लस वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे तो कुछ पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है और इस पे कुछ नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। लेट्स से इसका वर्क डन है W1, इसका वर्क डन है W2। W1 प्लस W2 0 के बराबर होगा और W1 का मैग्नीट्यूड W2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फोर्स तो दोनों का सेम ही होगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन। म्यू मतलब सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम ही होएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर्स है ना। एक्शन रिएक्शन बोलना तो गलत है। म्यू एन मतलब फोर्स तो आपका सेम बनेगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी सेम है क्योंकि दोनों आगे बढ़ रही है, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। आंसर इज यस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक बार इंपॉर्टेंट। रिपीट कर दो सर, क्या रिपीट कर दो सर। वो बोल रहा है? टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, ट्रू और फॉल्स। कि अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो वो जीरो होता है नहीं होता। तो अभी हमने जो टेबल वाला एग्जांपल लिया ना, ये मान लीजिए हमारी टेबल है, ये हमारी ग्राउंड है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है और मैंने आपको बोल दिया कि ये पूरा का पूरा सिस्टम साथ में मूव कर रहा है। अरे एक सेकंड रुको। और मैंने बोल दिया कि ये पूरा का पूरा टेबल और बुक का सिस्टम एक साथ आगे मूव कर, अब एक साथ आगे मूव कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट पे तो आगे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस ऑब्जेक्ट पे पीछे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो टोटल वर्क डन क्या बोलूंगा? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बुक, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बुक प्लस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन टेबल इज जीरो। ये जीरो क्यों होगा जरा ध्यान से देखो। टोटल वर्क डन की बात करें, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बुक, बुक की भी डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे है और स्टैटिक फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो एफ एस आ जाएगा। टेबल पे बात करें, टेबल पे स्टैटिक फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो टेबल की भी सेम है, तो ये बनेगा माइनस एफ एस। तो दोनों को ऐड करूंगा तो जीरो बन जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन करेगा वो दोनों सरफेस पे, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन की बात हो रही है, फ्रिक्शन तो दो सरफेस के बीच में लगता है ना, ये थोड़ा कि कहीं पे भी एक सरफेस है वहां पे लग जाएगा। तो दोनों सरफेस पे, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, दोनों पे जो टोटल वर्क डन करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो जीरो होगा दोनों का। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे बात करें तो नॉन जीरो होगा, और अगर दोनों के कंबाइंड की बात करें तो जीरो होगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। इसका आंसर बता दो यार। आपके पास दो वेक्टर हैं, लेट्स से एक वेक्टर है ए का मैग्नीट्यूड है 8, दूसरा वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, और इनसे पूछे इनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, यानी कि ए डॉट बी जीरो के बराबर है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा आपका जीरो के बराबर। अब ये तो आपका नॉन जीरो है, ये भी आपका नॉन जीरो है, फोर श्योर ये आपका जीरो बनेगा, तभी तीनों का प्रोडक्ट जीरो बनेगा। तो ये जीरो कब बनेगा? जब थीटा आपका 90 डिग्री। आंसर बनेगा डी। ठीक है, अब आपको फोर्स वेक्टर दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। अभी देखो सारे क्वेश्चन ना उसी डेफिनेशन से सोल्व होंगे। जो वर्क डन था क्या था? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। अब अगर फोर्स मेरा कांस्टेंट है, फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो एफ डॉट आर यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बोला था ये हमारे फॉर्मूलाज है, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे अलग अलग शक्ल में हमारे क्वेश्चन होते हैं। अब अलग अलग शक्ल में कैसे? अब हमारा फोर्स आई कैप जे कैप के कैप में गिवन है, तो सिंपली इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, तीन का तीन के साथ ले लूंगा तो तीन दूनी 6,
4 का डॉट प्रोडक्ट 3 के साथ ले लूंगा, 4 3 12, तो आंसर कितना बनेगा 6 + 12 यानी कि 18 जूल आपका आंसर। ये समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, थम्स अप करते रहा करो फटाफट। अभी इजी सी क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल अप करते जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, आपके पास एक फोर्स है, उसके बाद इस फोर्स के एक वो एक बॉडी पे लग रहा है, ये फोर्स है, ये एक बॉडी पे लग रहा है, मान लो बॉडी बना देता हूँ मैं। इस फोर्स की वजह से इस बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करी। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो इसकी पोजीशन पहले ये थी और बाद में इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये। पहले पोजीशन वेक्टर क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप, और फिर बाद में पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 4i कैप प्लस 7j कैप। तो बोल रहा है कि वर्क डन निकाल लो। वर्क डन के लिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2i कैप प्लस 4j कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। कितना आंसर आ रहा है फटाफट से बताओ, 22 कितना आ रहा है? 22 Sir, 22 joules. 22। देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 3 की 2 से करूंगा 6, 4 की 4 से करूंगा 16, आंसर आ जाएगा 2200। पिक्चर माइंड में क्लियर होना चाहिए हो क्या रहा है। ये सबसे पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है वो आइडेंटिफाई करो, फिर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन थी, हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे, तो हमने पोजीशन वेक्टर से उसका पोजीशन का चेंज निकाल के डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। तो ऐसे हम निकाल, आंसर बताओ यार। डायरेक्ट क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट का, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन भी नहीं है, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन। आंसर क्या है, गीतांशी कितना आया, किसी ने टाइप करा था आंसर, मेरे को नाम नहीं दिख रहा है, आइकॉन करके बोल दो। सर 223 देखो यार गीतांशी आपका हुआ नहीं है क्वेश्चन, गीतांशी, शिखा आपका, हाँ 330 मल्टीप्लाई बाय 20 सर 600, 422 422 कहाँ से आ गया? 23 सर 422 अच्छा अच्छा, वो मल्टीप्लाई कर दिया होगा ना, ठीक है, पर इतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा। A force F Newton acts on an object and displaces it through इतने मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। अगेन फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन हमारा बन जाएगा F डॉट S, पर डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ K कैप में हो रही है, तो मतलब I कैप J कैप ये वाले कंपोनेंट फोर्स के, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं पूरा इक्वेशन लिखूं 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, इसकी मल्टीप्लाई करूं मैं डिस्प्लेसमेंट जो कि 5k कैप है। हालांकि मल्टीप्लाई में तो ये इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, पर हमें पता है आई कैप और के कैप जीरो होता है और जे कैप और के कैप भी जीरो। इसका मतलब अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है तो वर्क डन जो जीरो हो जाएगा। तो सिंपली आपको के कैप की के कैप से मल्टीप्लाई करनी है, आंसर बनेगा 25। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। देखो यार, ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। एक बॉडी यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ से घूमते 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 कर्व कर्व पाथ में यहाँ तक पहुंचा और फोर्स लग रहा है ऐसे। तो अगर मैं ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई है, ये हमारा पाथ लेंथ है, ये हमारी पाथ लेंथ है और ये डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट का हमें कंपोनेंट लेना है इस डायरेक्शन। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, तो एक बात बताओ,
ये एंगल भी, अरे यार इतना लंबा क्यों करना, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया है तो डिस्प्लेसमेंट ये हुई है। इस डिस्प्लेसमेंट के मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। मैं कलर चेंज कर दूँ, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट सेम ये वाला कंपोनेंट के बराबर है। तो अगर मैं ऊपर वाली ट्रायंगल में देखूं, ये मेरा थीटा है, ये आर है, तो ये कितना बनेगा, आर साइन। तो मेरा एफ डॉट एस बेसिकली किसके मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने बोला था ना, आप क्वेश्चन अलग अलग शक्ल बना के आंसर लेगा। अब क्वेश्चन अलग अलग शक्ल बना के आंसर लेगा। हमारे माइंड में जनरल अप्रोच क्या जाती है, हमारे माइंड में जनरल अप्रोच ये जाती है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। अभी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो ये है और दोनों के बीच में एंगल ये है। अगर किसी तरह मैं ये एंगल निकाल पाऊं तो, मतलब अगर मैं किसी तरह ट्रिग्नोमेट्री लगा लूं कि आंसर निकाल, एंगल निकाल लूं, तब भी मेरा आंसर हो जाएगा, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें डायरेक्ट दिख रहा है ये जो एफ डॉट एस है, इसको मैं तीन शक्ल में लिख सकता हूँ, एफ एस कोस ऑफ थीटा, या मैं बोल सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या मैं बोल सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैं कंपोनेंट लूं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बन रहा है ये, और इस ट्रायंगल से मुझे पता है ये वैल्यू है आर साइन थीटा, तो आंसर बनेगा एफ आर साइन थीटा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो थम्स अप कर दो। क्योंकि हमारे माइंड में एक जनरल चीज क्या क्या बनी होती है, पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं और उनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना और उनके बीच का एंगल निकालना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है। क्या हम किसी तरह निकाल सकते हैं एंगल, क्या हम किसी तरह, बताओ। अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, सॉरी ये बनेगा 90, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। उसके बाद की कहानी बहुत टफ हो जाती है कि हम कैसे इस एंगल को निकालेंगे, और इस एंगल को निकालने के साथ साथ मुझे ये भी निकालना पड़ेगा। तो बेटर है मैं इसका कंपोनेंट ही ले लेता हूँ ना इधर, बेटर है कि मैं अपनी ये वाली डेफिनेशन यूज कर लूँ कि फोर्स एंड डिस्प्लेस कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दो वेक्टर का सुपर पोजिशन है, ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। बेसिकली मैंने एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, तो ये वैल्यू मैं कहां से यूज कर लूंगा, आर साइन थीटा। तो मेरा आंसर, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। अब अगेन एक क्वेश्चन देखो, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। एक बॉडी, कलर चेंज कर देते, यहां से उठ के यहाँ पे चलेगी, फोर्स मेरा कांस्टेंट है। अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस। इसको रिजोल्व करने के दो तरीके हैं सोल्व करने के, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोस ऑफ थीटा। या बोल सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्ले कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक तीसरी चीज क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का कंपोनेंट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फिर मैं वही काम कर सकता हूँ, यहाँ पे बनाया ये मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ मैंने बनाया ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। फिक्स है, कलर में बदल रहा है, ठीक है। ओरिजिनली तो मेरी ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको वेक्टर को मैं यहाँ एक्सटेंड ऐसे कर सकता हूँ। अब वो काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, फिर इनके बीच का एंगल निकाल लूँ। तो बेटर यही है ना, मैं फोर्स ले लूँ और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लूँ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो कि आर के बराबर है, ये रेडियस के बराबर होगा, तो वर्क डन कितना बनेगा एफ इंटू आर। अगर ये समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े। गीतांशी, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ऐसे ही, एक बॉडी मूव कर रही है पोजीशन ए से बी की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है। फोर्स अगेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। अब वर्क डन कितना होगा? वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या होता है? आइडेंटिफाई द बॉडी, आइडेंटिफाई कर ली। आइडेंटिफाई द फोर्स, आइडेंटिफाई कर दिया। सेकंड इज आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई कर ली। अगर डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई कर ली तो एफ डॉट एस लगा दो। एफ डॉट एस लगाऊंगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2r एंड कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ 0 डिग्री, तो 2fr आपका वर्क डन। चेक करो आंसर सही है नहीं। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करना। ओके सर, ठीक है, यस सर। अब ये आप खुद से बताओ। चलो एक चीज इससे पहले और बता देते हैं, वर्क डन मीनिंग इसका पढ़ लिया हमने। मीनिंग क्या है? एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, डिफाइन इस तरह से कर रखा है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, वर्क डन नेगेटिव है तो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, फोर्स डिक्रीज कर। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये हमने कर लिया। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो सकती है? एफ डॉट डी आर, अगर फोर्स कांस्टेंट है एफ डॉट आर, स्केलर फॉर्म एफ आर कोस ऑफ थीटा। अगर मेरा थीटा एक्यूट है यानी कि 90 से कम है, साइन मैंने उल्टा बना दिया, थीटा मेरा 90 से कम है, तो कोस थीटा मेरा पॉजिटिव बनेगा, यानी कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव है। अगर मेरा थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज है मतलब थीटा ग्रेटर देन है 90 डिग्री, तो जो कोस थीटा है वो मेरा नेगेटिव बनेगा। अगर कोस थीटा नेगेटिव बनेगा इसका मतलब आपका वर्क डन भी नेगेटिव बनेगा। हालांकि ये तो याद करने का तरीका हो गया, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी करके देखते हैं। विजुअलाइजेशन माइंड में सेट होनी चाहिए चीज। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है इस एंगल में, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन। यहाँ है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ है फोर्स, ये एंगल है थीटा। अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट लूं, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, इसको बोल सकता हूँ एफ परपेंडिकुलर, इसको बोल सकता हूँ एफ पैरेलल। अब देखो एफ परपेंडिकुलर की वजह से तो जीरो वर्क डन आएगा क्योंकि 90 डिग्री पे है, जीरो वर्क डन। एफ पैरेलल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब एफ पैरेलल आपका पॉजिटिव वर्क डन देगा। तो आपका जो नेट वर्क डन बनेगा, नेट वर्क डन वो आपका पॉजिटिव बनेगा जब आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट है। सिमिलरली अगर मेरा थीटा ऑब्ट्यूज बन गया, अगर मेरा थीटा ऑब्ट्यूज और मान लो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है, अगेन सेम काम करूंगा मैं, इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले लूंगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ये मेरा फोर्स है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट।
ये मेरा एफ परपेंडिकुलर है, ये मेरा एफ पैरेलल है। एफ परपेंडिकुलर की वजह से तो जीरो वर्क डन है। अब एफ पैरेलल की वजह से नेगेटिव वर्क डन है। क्यों? 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है। और तो यहाँ से मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ? अगर फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो आपका वर्क डन भी नेगेटिव है। ये आपका कंक्लूजन है। इसी के बेसिस पे इसका आंसर दे दो मुझे फटाफट। क्या आंसर निकले? बी, पॉजिटिव। ठीक है, वेरी नाइस। फर्स्ट केस में क्या बनेगा? जीरो वर्क डन। गीतांशी आपको समझ आया? गीतांशी, आपका आंसर नहीं आया फिर। थीटा एक्यूट है तो पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल है 180 डिग्री। ठीक है। अगेन, figure given shows the force versus displacement graph, work done by force on object, displacement x is equal to 0 से 60। अगेन आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस, सॉरी एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन। अब मैंने बोला था अलग अलग शक्ल बदल बदल के क्वेश्चन पूछेगा। अब हमें पता है, हम 11th में पढ़ के आए हैं, एफ डॉट डी एस जब भी इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया अंडर ग्राफ। हमारे पास जो दो वेरिएबल्स गिवन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन देगा। तो आपको सिंपली ये एरिया निकालना है। एरिया निकाल के बता दो क्या आंसर है। किस किसका हो गया? ठीक है, वेरी गुड। इस ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा चंदन? हाफ बेस इंटू सर हाइट। 8 सर। वेरी नाइस, 8 जूल। इस ट्रायंगल का 8 जूल, और इस ट्रायंगल का 16। सर 32। कितना? अच्छा, 32। 32। 8 है ना, 12 में से 4 के 8, 8 32, तो 48 जूल आपका आंसर। कुछ नया नहीं था, सब पुराना हम पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक हम क्वेश्चंस करके आए हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, पर एक्चुअल में हम वर्क डन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है तो हम बोल देते हैं एफ डॉट एस, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट। अभी हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जब हमारा फोर्स वेरिएबल है, यानी कि फोर्स चेंज कर रहा है। अब वो फोर्स टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकता है, वो फोर्स हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकता है। तो दोनों केसेस में हमें वर्क डन करना है इंटीग्रेशन निकाल के। अब वो उसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको लिखते जाते हैं। मास कितना गिवन है? 10 kg। मूव कहाँ कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में, विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था जिसका मास 10 kg है, ये मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया। वो फोर्स आपका वेरिएबल है। कितना फोर्स है? 0.1x जूल पर मीटर। मतलब फोर्स आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जब पोजीशन 0 थी, x 0 था, तो फोर्स भी 0 था। जब पोजीशन 1 थी तो फोर्स आपका 0.1 था। जब पोजीशन आपकी 2 थी तो फोर्स आपका 0.2 था। तो आपका फोर्स इंक्रीज करता जाता है धीरे धीरे। ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन भी कहा आई कैप में गिवन, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स। बोल रहे ड्यूरिंग इट्स इंटरवल फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 टू 30, जब x इज इक्वल टू 20 से 30 पे गया, इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? वो आपको निकालना है। चलो करके बताओ।
हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। यहाँ एफ की वैल्यू पुट करो, डी एक्स की वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेट करो। 0.1 एक्स इंटीग्रेशन, एक्स की लिमिट कहाँ से है, 20 से लेके 50 dx। तो ये बन जाएगा 1/10 एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स की वैल्यू कहाँ से, 20 से 30। तो बेसिकली ये बन गया 1/20 एक्स स्क्वायर 20 से 30। बताओ यार, अब तो खुद से करो। डी ऑप्शन ही सर। कितना आ रहा है, 475 आ रहा है। 475। यस सर। ठीक है, कैसे करा बताओ। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सर। तो वो तो आपने वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी, यस सर। बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के करके देखो। बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के कर सकते हो, देख। बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम बिना लगाए आपको x इज इक्वल टू 20 पे उसकी स्पीड पता होनी चाहिए, और फिर x इज इक्वल टू 30 पे उसकी स्पीड पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। पर मैं तो वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल, तो अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू 0 से शुरू करूँ, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 20 का वर्क डन निकालो, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 30 का वर्क डन निकालो, तो फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, वो हमारा आंसर। पर वो ऑल्दो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। वर्क तो डन यही तो होगा ना सर, जो लॉस होगा सर काइनेटिक एनर्जी में सर, जो वर्क होगा सर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। आपकी वॉइस थोड़ी कट कट के आ रही है। हेलो। यस सर। हम्म, आपकी वॉइस थोड़ी कट के आ रही है मुझे। सर अब ठीक आ रही है। हाँ, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट इज ए फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यानी कि फोर्स आपका टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, आपका फोर्स पोजीशन पे डिपेंडेंट है। एक्स ऑन ए पार्टिकल एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो आपका फोर्स है 60 डिग्री पे लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है मेरा, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई द फोर्स, फोर्स कर लिया आइडेंटिफाई, कितना फोर्स लग रहा है के एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई कर ली इधर, थीटा आइडेंटिफाई कर लिया 60 डिग्री। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो ये बनेगा के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री, x1 से लेके x2। सोल्व करके बताओ कितना बनेगा, कोस 60 कितना होता है 1/2 की, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x³/3, x1 से x2 कितना ऑप्शन बनेगा बताओ। ऑप्शन सी। शिखा कितना ऑप्शन बनेगा, सॉल्व कर दो एक मिनट। करो करो, जब हो जाए मुझे बताओ। हितांशी आपका हो गया, सर सी ऑप्शन, सर ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी सी आ रहा है सर। आगे बढ़े।
अब सेम काम करना है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको पॉजिटिव ट्रीट करना है और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव ट्रीट करना है। तो इसको देखो, ध्यान से देखो, आपको सारा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला एरिया इज टोटली सेम एज ये वाला एरिया, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, खत्म करो इसको कैलकुलेट ही मत करो। अब ये वाला एरिया निकाल लो, ये आपका नेगेटिव बनेगा, और ये वाला एरिया आपका पॉजिटिव। दोनों का डिफरेंस है, मुझे आंसर बताओ। वेट कर रहा हूँ मैं आपका, बैठे मत रहना। सर हो गया सर। आया किसी का? मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रहे, वो बोल दिया करो आप आंसर। सर डी ऑप्शन। सर ऑप्शन डी। डी। सर डी ऑप्शन। मैं सोल्व नहीं करा रहा, मैं छोड़ दूं। A particle moves along x-axis from x is equal to 0 से x is equal to 1। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा x is equal to 0 से x is equal to 1 तक जा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। फोर्स हमारा वेरिएबल है, यानी कि पोजीशन डिपेंडेंट है। फाइंड द वर्क डन। इंटीग्रेशन f डॉट dx करो। x is equal to 0 से x। आप लोग प्लीज आंसर बोल दिया करो, क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे, सिर्फ नाम दिख रहे। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। बाकियों का वेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये सर बनेगा ऑप्शन डी सर। 3x क्यूब बाय 3 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 10x। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक जाएगा। 3 से 3 कटा, ये बनेगा 1 प्लस 2 माइनस 10 है। कर इसको भी दो, फिर 2 से 2 भी तो कट जाएगा, ये भी प्लस 1 बनेगा। सर डी आएगा, वो नेगेटिव साइन ही देखा। आगे चले। सेम क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5। वर्क डन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना बनेगा, 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक बार x की वैल्यू 5 रख दो, फिर 0 रख दो। 0 का तो कोई फायदा नहीं है, 5 रख देते हैं। 35 माइनस 25 प्लस 125, यही बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 100। 100 जमा 35, 135। ऑप्शन बी चेक करो। यस सर। हाँ जी, ठीक है, हो गया सबका। यस सर। टिप्स भी हो जाना चाहिए इंटीग्रेशन अब आपके, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी कर रहे हैं हम क्वेश्चंस की। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम फोर्सेस की कैटेगरी, फोर्सेस को तो हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फोर्सेस एक कैटेगरी हमने बना ली कंजर्वेटिव फोर्सेस की, एक कैटेगरी हमने बनाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम बोलते हैं वर्क डन बाय ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस ऑल फोर्सेस को मैं दोबारा तोल सकता हूँ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा टाइम्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा। ठीक है। अब एक और सिचुएशन हमारी क्या होती है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, पता है आपको? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं जाते, नहीं जाते। अगर मान लो एक सिचुएशन ले रहा हूं मैं, एक सिचुएशन ले रहा हूं जिसमें हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो है 0 है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो 0 है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, माइनस की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये माइनस की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब
माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो बन जाएगा माइनस के डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको इधर ले दूं तो ये बन जाएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा टाइम्स टोटल एनर्जी इज 0। इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया, अगर हमारे सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू जी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी 0, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 0। इसका मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और ये ऑलवेज कब लगेगा? जब हमारा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ये स्टेटमेंट हमें लेनी है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट लेनी है, अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर 0 है तो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज 0। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई तो थम्स अप करो ताकि हम आगे बढ़े अपने टॉपिक। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है, कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन प्रेजेंट है तो सम ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। और इसका एक एग्जांपल भी हमें पता है, अगर ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट है h, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करके यहाँ ग्राउंड पे टिक टिक किया। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। प्रूफ करो कि हाफ एम बी स्क्वायर जो है mgh के इक्वल हो। कर सकते हो क्या आप प्रूफ? ये जो हाफ एम बी स्क्वायर है ये mgh के इक्वल, इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन कितनी लग रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो वी स्क्वायर किसके बराबर होगा? हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो वी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2 इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? यहाँ से चला तो डिस्प्लेसमेंट हो गई h, तो बन जाएगा 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल बनेगी? हाफ मास टाइम्स वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज 2gh, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी mgh की इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ भी टोटल एनर्जी mgh थी और यहाँ भी टोटल एनर्जी mgh। अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, अभी खुद से करो। मान लो x डिस्टेंस नीचे आ गया किसी इन बिटवीन पोजीशन x पे, तो ये हाइट है h माइनस एक्स और ये ऊपर से डिस्टेंस चला x। अब यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज mgh माइनस एक्स। प्रूफ करो ये भी mgh के बराबर है, अपनी नोटबुक में प्रूफ करो अभी। और मुझे बताओ आया नहीं, सच सच बताना। सर काइनेटिक एनर्जी प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी। क्या दोबारा बोलना? सर कौन सा प्रूव करना है सर? काइनेटिक एनर्जी प्लस mg h माइनस x इज इक्वल टू mgh, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ इसकी स्पीड v हो जाएगी ना, हाफ एम वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितने है ग्राउंड से, कितनी हाइट पे? mgh माइनस एक्स। एक्स हमारा वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, वो एक्स यहाँ भी हो सकता है, वो एक्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कुछ वेरिएबल। तो आपको प्रूफ करना है पूरे के पूरे रास्ते में, जब ये यहाँ से चला और ये यहाँ तक पहुंचा, इस पूरे के पूरे रास्ते में उसकी टोटल एनर्जी mgh है, जो कि मैंने अभी वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको स्टेटमेंट बताई, उसका एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। अभी अपनी नोटबुक में
आया? सर वर्क है सही, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही आ रहा है सर। इसको मैकेनिक्स से प्रूव करना है ना, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो आप बोल रहे हो ना, वो तो हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। आप क्या कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो उसको। मैं बोल रहा हूँ इसको प्रूव करो कि पूरे के पूरे पाथ में सम ऑफ टोटल एनर्जी जो है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। जब वो ऊपर सबसे ज्यादा ऊपर हाइट पे था mgh, तब टोटल एनर्जी mgh थी, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर मेरे को लग रहा है आपने ग्राउंड पे भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दिया। मैंने बोला था प्रूव करो इसको। अब यहाँ पे भी उसकी कुछ टोटल एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसको प्रूव करा, ये भी mgh के इक्वल आ रही है। मैंने COM अप्लाई नहीं करा, मैंने COM प्रूव करा है। सिमिलरली अगर ये किसी x डिस्टेंस नीचे आ गया तो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस बच गया ग्राउंड से, h माइनस एक्स। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव करो, ना कि अप्लाई करो। लेट्स से यहाँ पे स्पीड v है और हाइट h है, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mgh माइनस एक्स। अब अपना काम इसको प्रूव करने का है कि mgh के बराबर है। चलो प्रूव करते हैं। यहाँ पे जो स्पीड v है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gx। क्योंकि मेरा u 0 है, इसको 0 पे इक्वेट कर दो, तो v² किसके बराबर हो जाएगा, 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ mv², v² की वैल्यू है 2gx, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, mgh माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स। 2 से 2 कटा, mgx प्लस mgh माइनस mgx, इसको काट दिया तो आंसर होता है mgh। इसका मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी mgh है। क्योंकि मेरा x वेरिएबल है, इसका मतलब इस पूरे रास्ते में यहाँ 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 टोटल एनर्जी mgh है। ये मैं आपको प्रूफ कराने की कोशिश कर रहा था। COM अप्लाई नहीं करना था, अप्लाई तो हम क्वेश्चंस में करेंगे, यहाँ तो हमने प्रूफ करा। सर आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख रखी थी ना सर, इसलिए। क्या दोबारा बोलना? सर आपने यहाँ पे डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख रखी थी ना सर। कहाँ पे डायरेक्ट? पिछले वाली क्वेश्चन में आपने बोला था सर प्रूव करना है। अरे बच्चे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी mv², तो टोटल एनर्जी भी तो हाफ mv² आएगी। मैंने टोटल एनर्जी ली है। ये सर ऊपर वाले केस में सर काइनेटिक एनर्जी, ऊपर वाले केस में तो काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, जब ऊपर था। सर ये ग्रीन वाली। तो अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ mv² लिखा तो सही यहाँ पे, ये देखो। यस सर, सर यहाँ पे कर देंगे सर, b की वैल्यू तो आ जाएगी। हाँ हाँ, आपने क्या करा, आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दिया, यूज कर दिया। हमें यूज नहीं करना था, प्रूव करना था कि हो सकता है। अब इसका अप्लाई हम क्वेश्चंस में करेंगे, आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो। The kinetic energy of energy acquired by mass in traveling a distance d, ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है। ये आगे चलता चलता ये आगे चलता चलता यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, उस d डिस्टेंस पहुंच गया। वो कैसे पहुंचा, शुरू में तो रेस्ट पे था, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया F। अब बोल रहा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv²। तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंडेंट होगी या नहीं, जरा ध्यान से देखो। हमें बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल हमारा 0 था, तो मैं के लिख रहा हूँ। यहाँ पे फोर्स सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का F तो डिस्प्लेसमेंट का D। अब ये फोर्स मेरा कांस्टेंट है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है,
ये हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी, ये भी कांस्टेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट भी हमारी कांस्टेंट है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मास पे तो डिपेंड नहीं कर रही ना। पर माइंड में क्वेश्चन क्या होता है, सर अगर हम बोल दें फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो यहाँ पे मास पे डिपेंड कर रही है, तो ये है हमारी अप्रोच गलत हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे मास अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी तो वेरिएबल है ना। मास अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। समझ पा रहे हो? अगर हमें किसी चीज की डिपेंडेंस निकालनी है, अगर मान लो y है इज इक्वल टू सम ए बी सी, अगर मैं बोलूँ y a पे डिपेंडेंट है नहीं, मैं डिपेंडेंस तभी बता पाऊंगा अगर मेरे b और c कांस्टेंट होंगे। मेरे b और c कांस्टेंट होंगे तभी मैं डिपेंडेंस बता पाऊंगा। इस एक्सप्रेशन में हमें कंफ्यूजन क्या लग रही है? हमें कंफ्यूजन ये लग रही है कि सर काइनेटिक एनर्जी तो मास पे डिपेंडेंट है, पर मास और एक्सेलरेशन दोनों वेरिएबल है, पर दोनों का जो प्रोडक्ट है फोर्स वो कांस्टेंट है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन पे डिपेंड करती है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगी मास के। कंफ्यूजन क्या आती है? कंफ्यूजन ये आती है कि इस फॉर्मूला में हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि काइनेटिक एनर्जी तो मास की पावर 1 पे डिपेंडेंट है। पर आंसर है कि अगर मास वेरिएबल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने एक 1 kg का ब्लॉक लिया और एक 2 kg का ब्लॉक लिया, फिर एक 3 kg का ब्लॉक लिया, ठीक है, 1 kg, 2 kg और 3 kg। अब सब पे सेम फोर्स लगाया, इस पे भी फोर्स लगाया F, इस पे भी सेम फोर्स लगाया F, इस पे भी सेम फोर्स। इसमें एक्सेलरेशन आई F/1, मतलब फोर्स डिवाइड बाय मास। इस पे एक्सेलरेशन आई फोर्स डिवाइड बाय 2, इस पे एक्सेलरेशन आई फोर्स डिवाइड बाय 3। इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी सबके कांस्टेंट है, डी डी और डी। तो वर्क डन किसके बराबर बनेगा? मास है 1 kg, एक्सेलरेशन है फोर्स डिवाइड बाय 1 इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कट जाएगा। यहाँ पे वर्क डन कितना बनेगा? मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है फोर्स इंटू 2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय डी, ये कट जाएगा। ये वर्क डन कितना है? मास है 3 kg, एक्सेलरेशन है फोर्स डिवाइड बाय 3 इंटू डी, ये कट जाएगा। तो तीनों के तीनों में वर्क डन अगर सेम आ रहा है एफ इंटू डी, तो काइनेटिक एनर्जी का सेम भी तीनों में सेम है। हालांकि इस एक्सप्रेशन से हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंडेंट है। तो इसका एक आपको याद पता होना चाहिए, अगर हम किसी वाई की डिपेंडेंस देख रहे हैं ए पे, तो जो बाकी के पैरामीटर्स है ना वो कांस्टेंट होने चाहिए, तभी आप डिपेंडेंस बता पाओगे, अदरवाइज आप डिपेंडेंस नहीं बता पाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी m की पावर 0 के प्रोपोर्शनल। अगर ये समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़ पाए। ये छोटी छोटी बारीकियां जो होती है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये जरूर पता होनी चाहिए। ये धीरे धीरे क्वेश्चन से पता लगती है, कोई टीचर नहीं बता सकता, किसी को याद ही नहीं होती। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तब क्वेश्चन करने से बारीकियां समझ में आती हैं कि अगर 3 पैरामीटर्स हैं, अगर मुझे किसी एक पे डिपेंडेंस देखना है तो बाकी को कांस्टेंट होना पड़ेगा, वरना बाकी का इफेक्ट भी आ जाएगा। तो ये चीजें बारीकियां ना क्वेश्चन कर करके, और अगर आपको कहीं से पता लग रही है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन करके किसी टीचर से, यूट्यूब वीडियो से, कहीं उसको लिख लो। क्योंकि यहीं पे बच्चा मार खाता है जब जब क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टिपिकल या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्योंकि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो हर कोई करा देता है, लेकिन हम मार कहाँ होते हैं? कंसेप्चुअल। जहाँ थोड़ी सी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन वाला था, पूछ लिया स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। टोटल वर्क डन मतलब सरफेस ए पे और सरफेस बी पे दोनों का वर्क डन 0। ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। चलो आगे, ये क्वेश्चन, the position x of a particle moving along x-axis at time t is given by t पे क्या पोजीशन गिवन है? √x + 2। मतलब पोजीशन और टाइम के बीच में आपको एक रिश्ता गिवन है, where x is in meter, t is in second. Find the work done by force in first 4 seconds. फर्स्ट 4 सेकंड्स में आपको वर्क डन निकालना। उसी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। देखो, जो मैंने आपको बताया ना डेफिनेशन, क्वेश्चन तो वहीं से सोल्व होंगे, बस शक्ल बदल बदल के क्वेश्चन पूछेगा, वो शक्ल चेंज कर करके।
वर्क डन की डेफिनेशन क्या थी, एफ डॉट dx, ठीक है। क्या मुझे एफ का एक्सप्रेशन यहाँ से पता है, एफ का एक्सप्रेशन मुझे यहाँ से नहीं, क्या मैं निकाल सकता हूँ किसी तरह, मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या बोल सकता हूँ एफ इंटू डीवी बाई डी टी, ये होता है एक्सेलरेशन तो फोर्स। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं डीवी बाई डी टी निकाल सकता हूँ, हाँ, मैं अगर डेरिवेटिव कर दूं पोजीशन का डबल 2 बार तो मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर यहाँ से देखो, क्या मैं निकाल सकता हूँ पोजीशन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ t माइनस टू इज इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, तो x क्या बन जाएगा, t माइनस टू स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, dx बाई dt, यानी कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, पावर आगे, पावर में से एक लेस। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लूं तो एक्सप्रेशन आ गया 2। कितनी ब्यूटीफुल बात है, यहाँ से हमें जो वेरिएशन दिख रही थी, वेरिएबल्स में दिख रहा था सब कुछ, हमें पता लग गया कि एक्सेलरेशन तो हमारी कांस्टेंट आ गई, एक्सेलरेशन तो हमारी कांस्टेंट आ गई, चीजें कितनी आसान हो गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब फोर्स भी कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सिंपल सी चीज देखो, हमें वर्क डन क्या होता है, अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है x इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। कब निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट 4 सेकंड्स में, है ना, फर्स्ट 4 सेकंड्स, यानी कि x इज, टाइम 0 था तब क्या उसकी पोजीशन थी, जब टाइम की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो पोजीशन आएगी 4, और जब टाइम 4 सेकंड्स था तब पोजीशन कितनी आ रही है, 4। मतलब कहने का मतलब x इज इक्वल टू 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 4, यानी कि जब टाइम 0 सेकंड्स था तब भी वो बॉडी यहाँ पे थी, तो टाइम जब 4 सेकंड्स हो गया तब भी बॉडी यहाँ पे थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट 0, तो आपका वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी आ रही है 0। अगर बताओ समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, वरना आगे बढ़े, वरना रिपीट करूंगा। चंदन, शिखा, ठीक है। तो ऐसी चीजों की शक्ल बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन खुद से करो, मैं वेट कर रहा हूँ। मास गिवन है आपको, पोजीशन गिवन है, और आपको वर्क डन निकालना है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, स्टार्टिंग तो सारी वहीं से ही होगी, बस शक्ल बदल बदल के हो जाती है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता ही नहीं चल रहा फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है, और मुझे फोर्स की डेफिनेशन पता है, फोर्स क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्या मुझे एक्स और टाइम के बीच में एक रिश्ता गिवन है, एक्स और टाइम के बीच में रिश्ता गिवन है। कितना आंसर आया चंदन, ये ऑप्शन आ रहा है सर, डी, यस सर, डी एक्स बाई डी टी कितना आया चंदन, ये 40 आ रहा है सर, वेरी नाइस। डी ऑप्शन आ रहा है। और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यस सर, गजब हो गया है, तो एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट आ गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कितना बन रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 12 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, एक्स इज इक्वल टू, 18 हो रही है, क्या 18 बोल रहे हो, मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर है। 18 है, तो 12 इंटू 18 कर दो, 216 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बदल बदल के शक्ल, फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है ना, आराम से क्वेश्चन निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको मतलब पता होना चाहिए, वर्क का मतलब क्या है, वर्क की डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, कैसे अलग अलग फॉर्मेट में पूछ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो सकता है हमें कंपोनेंट पता हो, तब भी आंसर निकल सकता है। जैसे वो पेंडुलम वाला क्वेश्चन था। सर हाँ हाँ, पिछली वाली क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी से भी कर सकते हैं ना, कैसे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जी सर, हाँ उससे भी कर सकते हो, ठीक है। पर उसके लिए फिर आपको v निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 3 पे, है ना, ऐसे ही कह रहे हो ना आप भी। यस सर,
मतलब आपने वेलोसिटी निकाली टाइम के उसमें, और फिर आपने t इज इक्वल टू 0 पुट करा, वेलोसिटी आई, t इज इक्वल टू 3 पुट करा, वेलोसिटी आई, डिफरेंस निकाला। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर जगह एप्लीकेबल है, वो तो गॉड ऑफ एवरीथिंग है ना, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट। और सर अगर जैसे आपने यहाँ बोला सर कि एक्सेलरेशन आ जाएगी कांस्टेंट सर, तो हमारी फोर्स भी कांस्टेंट होगी सर। क्या आएगा? फोर्स भी कांस्टेंट है, हाँ। तो सर मास जब कांस्टेंट रहेगा तभी आएगी ना सर फोर्स कांस्टेंट। तो मास तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कांस्टेंट ही आ रहा है ना। वेरिएबल मास तो हम न्यूटन्स लॉ में कभी कभी डील करते हैं, जैसे कि सैंड है वो लीक कर रही है, सैंड निकल रही है, रॉकेट मास सिस्टम, ऐसी चीजों में हम डील करते हैं। मास तो कांस्टेंट ही आता है ना जनरली। बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि जब मास कांस्टेंट नहीं है ना, बहुत रेयर। और अगर मास कांस्टेंट नहीं है तब तो मास इनटू एक्सेलरेशन वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते फोर्स, तब तो मैं dm बाई डी टी इंटू वी प्लस में m dv बाई डी टी ये यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है चंदन? ये सब क्वेश्चन होता नहीं है सर जब मास वेरिएबल हो जाता है। देखो, a rifle bullet loses 1/20th of its velocity in passing through a plank, assuming that plank exerts a constant force। क्या बोल रहा है? आपके पास एक प्लैंक है, अब उस प्लैंक की कुछ ना कुछ वेट था डी, एक बुलेट आई यहाँ पे, अगर बुलेट की स्पीड v थी तो बाहर निकलते निकलते ना उसने 1/20 लूज कर दी, इसके मतलब बच्ची कितनी? 19/20 भी। ठीक है, इतनी एनर्जी लूज कर दी उसने। अब वो बोल रहे कि मैं कितने प्लैंक लगाऊं, मतलब ये तो एक प्लैंक था, ऐसे ही मैं कितने प्लैंक लगाऊं, क्योंकि एक प्लैंक और लगाऊंगा तो यहाँ कुछ ये कुछ एनर्जी लॉस कराएगा, फिर ये कुछ एनर्जी लॉस कराएगा, फिर तीसरा प्लैंक लगाऊंगा ये कुछ एनर्जी लॉस कराएगा। ऐसे कितने प्लैंक्स मैं लगा दूं, ऐसे कितने प्लैंक्स मैं लगा दूं कि फाइनली बुलेट की वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, अब बुलेट की वेलोसिटी 0 हो रही है मतलब बुलेट की एनर्जी 0 हो रही है। अब बुलेट की एनर्जी कैसे 0 हो रही है? मतलब प्लैंक कुछ ना कुछ इसके ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहा है, वेलोसिटी घट रही है ना, वेलोसिटी घट रही है। मान लो मैंने n प्लैंक्स लगा दिए, ठीक है, मैंने n प्लैंक्स लगा दिए, तो वर्क डन बाय n प्लैंक्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस का इज इक्वल टू माइनस हाफ mv स्क्वायर। सर इसका ए ऑप्शन है? हाँ जी ऑप्शन है, बड़ी जल्दी कर दिया आपने। सर मैंने ठीक इस है, तरीके नहीं किया सर, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी, उससे वो अच्छा आपने किया। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वैसे तो आपने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल ली होगी फर्स्ट प्लैंक की, है ना? सर पहले ऐसे था कि मतलब जब वो 1/20th वेलोसिटी लूज करता है पहले उसकी इक्वेशन, और फिर जब सर अगर रिटार्ड हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा हाँ आपने जिसकी रिटार्डेशन वेलोसिटी निकाल 0 ली हो ना, वही तो जाएगी। बोल। हाँ आपने रिटार्डेशन निकाल ली, वैसे भी कर सकते हो पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहे थे। ठीक है, अब देख लेते हैं एक प्लैंक क्या इफेक्ट डाल रहा है। एक प्लैंक ने कितना वर्क डन करा? माइनस के फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 19/20 v का होल स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी एफ डी की वैल्यू आ जाएगी, ये एफ डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सबसे पहले मैंने n प्लैंक्स की इक्वेशन बना ली, फिर मैं एक प्लैंक की बता रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें एक प्लैंक की गिवन है, गिवन इन्फॉर्मेशन हमें एक प्लैंक की निकालनी, हमें n प्लैंक की है। तो एक प्लैंक की इन्फॉर्मेशन से जो जो डाटा गिवन है वो निकाल लेते हैं। क्या गिवन है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से एफ डी की वैल्यू क्या बनेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन अंदर जाके कैंसिल कर देगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर। अब ये एफ डी की वैल्यू है ना, एफ डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मैं एफ डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, एन एफ डी बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 19 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल, तो ये मेरा एन क्या बन जाएगा? 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 19 का स्क्वायर बाय 20। इसको जरा सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 400
ये बनेगा 400 माइनस 19 का स्क्वायर कितना होता है पता है किसी को? मुझे याद नहीं। 19 का स्क्वायर बेसिकली 20 माइनस 1 का स्क्वायर। 400 माइनस 1 माइनस 40। 400 माइनस 41 यानी कि 33। तो 400 ऊपर चला जाएगा तो आंसर बनेगा 400 डिवाइड बाय 61 है। सर 361 आएगा सर। हाँ हाँ 19 का स्क्वायर। एक मिनट रुकना। 359 बनेगा। 361 Sir, सर। 361. 61 19 का स्क्वायर, एक मिनट रुकना। 361 ही होगा सर। 441। अच्छा प्लस 1 होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 361 बनेगा करेक्ट। अभी 400 में से 361 जाएगा, बताओ कितना बनेगा? 39. 39। इसको सोल्व करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब 11 प्लैंक्स हमें चाहिए, 10 से ज्यादा चाहिए। 10 से ज्यादा मतलब 11 चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? 11। अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बताओ, अभी कर चुके हैं ऐसा? अभी करके आए हैं। Sir, D option. डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। क्योंकि फोर्स भी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मास से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये क्वेश्चन करो। अब देखो अभी हमने क्या करा था, हमारा एक टाइप खत्म हुआ क्वेश्चन का जहाँ पे हमारा फोर्स जो था टाइम डिपेंडेंट नहीं था, वो तो शक्ल आ रही थी टाइम डिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा। आई गेस ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, कांस्टेंट फोर्स का क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। मैं इसको दूसरा क्वेश्चन समझ गया। कांस्टेंट फोर्स का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ। माइक से बोल देना, मुझे ऑप्शन में दिखते हैं। Sir, D option. डी ऑप्शन, वेरी नाइस। सबसे पहले पोजीशन है टी स्क्वायर बाई 3, उससे आप वेलोसिटी निकाल लो, कितना बनेगा 2t/3। एक्सेलरेशन कितना बनेगा 2/3। इसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा, मास कितना गिवन है 2, 4/3। ठीक है। और फर्स्ट 2 सेकेंड्स एक्स इज कितना था, t इज इक्वल टू 0 पे 0, एक्स कितना t इज इक्वल टू 2 पे 4/3। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी 4/3। 4/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मतलब 16/9 आपका आंसर। ये क्वेश्चन करो यार जरा, ये मजेदार क्वेश्चन। A particle of mass 2 kg travels along a straight line with velocity। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ दे रखा है? पोजीशन के साथ। अभी तक हम कर रहे थे पोजीशन का रिलेशन टाइम के साथ गिनी। अपने को निकालना क्या, अपने को वर्क डन निकालना है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है? एफ डॉट टी एक्स डी आर। फोर्स कहाँ से निकालना है? फोर्स आता है मास इनटू एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? डीवी बाई डी टी या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और यहाँ तो टाइम है ही नहीं, यहाँ कैसे निकालेंगे? हमें पता है एक्सेलरेशन का एक और रिलेशन भी होता है, वी डीवी बाई डी एक्स। मतलब डीवी बाई डी एक्स निकाल लो, उसको वी से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं डीवी बाई डी एक्स निकालूंगा, ए तो कांस्टेंट है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे, पावर में से एक लेस। तो इसकी वी से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स। डीवी बाई डी एक्स क्या है? ए बाई 2 इंटू रूट एक्स। कितनी गजब बात आ गई, मजा ही आ गया। मतलब रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आप, अच्छा इसको मैं ए नॉट बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी ए है ना। एक्सेलरेशन को मैं ए नॉट बोल देता हूँ। तो एक्सेलरेशन कितना बना? ए स्क्वायर बाई 2। अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
केस आ गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दो। फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 4। मास कितना गिवन है, 2 kg। एक्सेलरेशन आई a0²/2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 से 2 कैंसिल, 4 a0² आपका आंसर है। कितनी गजब बात आ गई। ऑल्दो स्टार्टिंग में लग रहा था कितना कॉम्प्लेक्स है, पर बाद में सोल्व करा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई। बताओ समझ आया नहीं? ये आपका होमवर्क है। होमवर्क ठीक है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं, खत्म। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। में डाल देना सर। क्या सर और क्वेश्चंस डाल देना सर। अच्छा, और क्वेश्चंस डाल दूं होमवर्क में? ठीक है यस सर, ताकि बाद में डिस्कस हो जाए सर। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, हो जाएगा। चलो Yes, आज sir. के लिए इतना करते हैं, फिर मिलते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में ना कैपेसिटर शुरू करेंगे। अगर आपका कैपेसिटर हो भी गया तो रिवीजन के लिए आ जाए। से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना उसमें? नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बेसिक से शुरू से पढ़ा। ओके सर। ठीक है, बाय बाय।